नमस्कार। प्राइम 18 खबर में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं रामघाट रोड स्थित कयामपुर सागवान सिटी में, जहां पर के हमारे बीच सागवान सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र सागवान जी मौजूद हैं। नरेंद्र सागवान जी चूँकि सागवान फाउंडेशन, सागवान वर्ल्ड के भी डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ एक प्रमुख समाज सेवी भी हैं और योगाचार्य भी हैं, उसमें डॉक्टरेट हैं। सर, वर्तमान परिवेश में जिस तरीके के हालात है, जैसे कि पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि कोरोना पैर पसार रहा है दोबारा। तो ये वही साथ ही साथ लोगों में उमंग है, उत्साह है इस बात को लेकर कि हम न्यू ईयर कैसे मनाएं। तो किन प्रिकॉशंस के साथ हम नववर्ष का स्वागत करें और क्या होना चाहिए सर? विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं नरेंद्र सांगवान, मैनेजिंग डायरेक्टर सांगवान ग्रुप, सांगवान सिटी की तरफ से सभी अलीगढ़ वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि लोगों में एक डर है, जो हमारा कोविड पैंडेमिक जो 2020 के बाद 2021, 2020 और 21 में रहा, जिस पैंडेमिक की वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ जी, लोगों का जान माल का और लोगों की जीविका का बहुत बहुत न्नुकसान हुआ। लोगों के अंदर थोड़ा सा डर है, क्योंकि अब जो करंट सिनेरियो में, जो करंट सिचुएशन में चाइना के अंदर, जैसे कि लोग रोज न्यूज़ सुनते हैं कि जो कोरोना है वो बहुत अपनी चरम सीमा पर है, बहुत सारी डेथ हो चुकी हैं वहाँ हॉस्पिटल्स में, और हर जगह जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उनकी लाइन लगी हुई है। ऐसा हम लोग जो है न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, इस तरह की रोज हम खबर सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतवासी भी इस चीज़ को, इस पैंडेमिक को लेके, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बहुत चिंतित ठीक है और बहुत सावधानी में है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारा भारतवर्ष ये वीरों का भारतवर्ष है। इसमें लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो कहीं ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्री। हम लोगों में कोरोना से लड़ने की, कोरोना से बीमारी से जूझने की कहीं शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जो है कहीं ना कहीं, तो जैसे आप जानते हो, हर्ब का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। और पुरानी पद्धति हमारी आयुर्वेद पर हम ज़्यादा आश्रित हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमको ऐसी तरह के पैंडेमिक से बचाते हैं। तो मेरा ये सभी देशवासियों से अनुरोध है कि इस तरह के पैंडेमिक से डरना भी ज़रूर है, थोड़ा सावधानी भी लेना है। अगर कोई अपना आने वाला नव वर्ष की खुशियाँ मनाना चाहता है तो बहुत अच्छे तरीके से मनाएं, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करें कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखें और उल्टे सीधे पदार्थों का सेवन ना करें। ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखें। विशाल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन उठाए जनसंख्या के ऊपर और अर्थव्यवस्था के ऊपर, सारा सब कुछ है। मेरा ये मानना है कि इसमें हमारे सभी देशवासियों को थोड़ा सा जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लेते हो, जनसंख्या, पॉपुलेशन का है जी। पॉपुलेशन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम और आप और पूरी जनता है, ठीक है ना जी। इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी कोई भी सरकार नहीं है। इसकी जिम्मेदारी जो मैं मानता हूँ, एक सोसाइटी, एक समाज की मानता हूँ, ठीक है। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में शिक्षित होना पड़ेगा कि बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, उसमें लड़का हो या लड़की, तो हर आदमी को एक कहीं ना कहीं एक सेल्फ कमिटमेंट करना पड़ेगा कि भाई मैं जनसंख्या को कैसे रोक सकता हूँ। अगर मैं अपने से ही स्टार्ट करता हूँ तभी ये मेरा कहीं मानना है कि अगर जनसंख्या को कहीं ना कहीं रोकना है तो हमको शिक्षा के पायदान को बढ़ाना है, शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। ज़्यादातर मैंने ये देखा है, समाज में जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनमें अवेयरनेस है, वो मैं समझता हूँ वो एक दो बच्चे से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। जो अशिक्षित लोग हैं, शिक्षा का जहाँ अभाव है वहाँ वो लोग अभी भी सोचते हैं कि भाई मेरे 4 बेटे होंगे तो जीविका ज़्यादा आएगी, जबकि होता उल्टा है कि जो मेरे पास साधन है, संसाधन सोर्सेस है, जो मेरे पास मनी है, वो 4 जगह डिवाइड होती है। लेकिन शिक्षित लोग ये मान के चल रहे हैं कि आज की डेट में भले ही चाहे बच्चा 1 हो या 2 हो, वो उसी के एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि हमको इसको जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा। और मेरा ये 100% मानना है कि लोगों में अगर अवेयरनेस आएगी, शिक्षा अगर पायदान बढ़ता है, शिक्षा कहीं ना कहीं किसी पैमाने पर बढ़ती है, तो 110% जनसंख्या पे चाहते हैं उसकी उस संग्रह के तरीके से उसकी एक शॉर्टेज दिखाई जाती है। अदरवाइज मैं ये मानता हूँ
कि जो भी भारतवर्ष में हर चीज का उत्पादन एक अपनी पूर्ण मात्रा में होता है, अगर इस तरह का संचय करने का ये कार्य रुक जाए तो मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज, सरकार के इसमें जो बेरोजगारी है इसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए सरकार के क्या प्रयास होने चाहिए। सरकार के भी देखो, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में नियुक्ति बहुत लंबे समय से निलंबित है उन क्षेत्रों में नियुक्ति करना चाहिए सरकार को, ठीक है। और जो सरकारी और गैर सरकारी भी जितने भी संस्थान हैं उनमें कोशिश करी जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती निकाली जाए। और दूसरा मैं समझता हूँ कि जैसे पैंडेमिक के बाद लोगों ने जो बेरोजगारी बढ़ी है, कुछ जो रोजगारी जरूर बढ़ी है लेकिन कुछ लोगों को नए आयाम मिले हैं। जैसे कि पहले ऑनलाइन वर्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी इस पैंडेमिक ने सिखा दिया है कि हम घर बैठे ऑनलाइन किस तरह वर्किंग कर सकते हैं। तो अगर पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है और पढ़ा लिखे शिक्षित लोग हैं और अगर वो कुछ जेन्युइन करना चाहते हैं तो आज के टाइम में इस तरह के भी बहुत सारे रोजगार हैं कि आप घर बैठ के अपने घर के बेडरूम में या ड्राइंग रूम में बैठकर आप अपनी जीविका चला सकते हैं अगर आपके अंदर टैलेंट है। तो मैं ये मानता हूँ, जैसा कि आपने कहा, कि सरकार को और सरकार के साथ साथ जो और भी लोग जुड़े हुए हैं जो रोजगार प्रोवाइड करा सकते हैं, जो प्रदान कर सकते हैं, उनको सबको मिलकर इसमें साथ मिलकर ये संकल्प लेना चाहिए कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा है उसके लिए हम रोजगार कहीं ना कहीं से उत्पन्न कराएं। और मेरा सभी बेरोजगार युवा से ये भी निवेदन है कि कहीं ना कहीं आप जिस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो प्रोफेशनल बेस हो, जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बेस हो। इस तरह का हम करें कि व्यावसायिक शिक्षा कहीं ना कहीं व्यावसायिक बेस शिक्षा होनी चाहिए, ताकि अगर हमको किसी वजह से गवर्नमेंट के जरिए से भी अगर रोजगार नहीं मिलता है तो हम कहीं ना कहीं अपना स्वतः रोजगार या अपना छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि निर्भर ना रहे किसी भी इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज होने चाहिए कि जैसे कि सपोज करो एक वेल्डर है, ITI करता है वेल्डिंग में, ठीक है, या इलेक्ट्रिशियन है, अगर उसको किसी तरीके से गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलती है तो वो पर्सनली अपना स्वयं कोई ना कोई छोटा मोटा रोजगार वो बजा। आप जानते हो हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं या हमारी जितनी भी पौराणिक हम कथाएं सुनते हैं, सारा सब कुछ कहीं ना कहीं इस तरह के बहुत अच्छे हमको एग्जाम्पल मिलते हैं जहां लोगों ने अपना पूरा धन जो है समाज सेवा के नाम पर जो है कहीं ना कहीं जो है दान कर दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तमाम इंडिया के अंदर ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि हम लोग ये तो नहीं है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा दायित्व है, कम से कम मैं ये जानता हूं कि भारतवर्ष में अगर जितने अच्छे लोग हैं, जो समृद्ध हैं, जो भगवान ने जिनको अच्छा नवाजा है, ठीक है, धन दौलत से, अगर वो लोग सब मिलकर एक एक दो बुजुर्ग का भी जुम्मा उठाते हैं तो मैं समझता हूँ इस देश के अंदर ना कोई अनाथ होगा और ना कोई भूखा सोएगा, ठीक है, सब लोग। और जहां तक समाज सेवा की बात आती है तो मेरे खुद के फादर थे, उन्होंने हमेशा, हमने देखा हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे फादर थे, वो गांव में रहते थे, बहुत सिंपल परिवार था, लेकिन वो उसमें भी कहीं ना कहीं से चैरिटी थोड़ी लोगों की क्या करते थे जी। तो हम देखते थे कि उनके चैरिटी करने के बाद भी उनके पास कोई कमी नहीं रही। हमारा ये मानना बरकत थी। मेरा ये मानना है कि भगवान, अगर आप जो है चैरिटी के नाम पर 2 पैसे कहीं खर्च करते हो तो प्रभु कहीं ना कहीं आपको 4 पैसे का मुनाफा कहीं ना कहीं कर देगा दूसरी चीज में, किसी ना किसी दूसरे हाथ से वो आप तक पहुंचाता है। सर, एक गरीबों के लिए एक आप छत बनाने जा रहे हैं, उन गरीबों के लिए जो जिनका छत का सपना ही रह जाता है, लेकिन आप उनको एक छोटी पूंजी से मतलब 6-6.5 लाख रुपए में आपने उनकी छत का इंतजाम करने जा रहे हैं। सर, ये विचार आपके मन में कैसे आया? विशाल जी, जैसा कि आप जानते हो, आदमी का सबसे बड़ा सपना और आदमी की जो लाइफ चलती है वो रोटी कपड़ा और मकान से ही चलती है। और मैं ये मानता हूँ हमने मकान को सबसे ज़्यादा चुना, उसको ज़्यादा अहमियत दी, क्योंकि मकान सबसे पहली ज़रूरत होती है आदमी की, ठीक है। जब मकान होता है तो फिर रोटी भी और कपड़ा भी सब आता है, ठीक है ना। तो जो मकान का है, हमने जो यहाँ अलीगढ़ के अंदर देखा कि यहाँ धनाढ्य लोग बहुत हैं, उनके लिए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे बिल्डर हैं जो वर्किंग कर रहे हैं। हमने एक अपने आप से प्रॉमिस किया कि हम क्यों ना जो लोअर मिडिल क्लास
फैमिली हैं हम उसके लिए, या जो पॉवर्टी लाइन के आसपास है उनके लिए हम वर्किंग करें जी। तो हमने एक सेगमेंट अपना 6.5 लाख से स्टार्ट किया, ठीक है ना, 6.5 लाख से, और करीब 20-22 लाख तक के 3-4 सेगमेंट हमने बनाए। LIG का भी है? हाँ, LIG, EWS सब हमने, LIG, EWS और छोटे MIG भी बनाए हमने जी। जो 20 लाख से नीचे के MIG भी हमने बनाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम घर और छत दे सके। और आने वाले टाइम में हम और ये कोशिश करेंगे कि भाई भारतवर्ष के और शहरों में भी हम कुछ छोटा सा ऐसा काम करें जो मजदूर वर्ग है और जो छोटा वर्ग है उसके लिए कहीं ना कहीं छोटे छोटे घर हम मुहैया करा सके, ज़्यादा से ज़्यादा घर। सर आप एक योगाचार भी हैं, तो मेरा जो मानना है एक योगाचार के लिए कि ध्यान बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक ध्यान योग नहीं होगा तब तक वो योग नहीं कर सकता। तो आज भागदौड़ की जिंदगी है, हर तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में है। वो उसकी डिप्रेशन हो सकता है बेरोजगारी हो और पारिवारिक कोई परेशानी हो या कोई और उसकी वजह हो। देखो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां, जैसे आपने कहा कि अवसाद, ठीक है, हुआ, डायबिटीज, बहुत सारा डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, चिंता, अननेसेसरी की चिंता, इस तरह के बहुत सारे हमको कहीं ना कहीं रोग और शोक दिन पे दिन जो है लगते हैं। रोग और शोक को के असंतुलन को साधने के लिए हमने बहुत सारे कपित यौगिक अभ्यासों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो उस यौगिक अभ्यासों में जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और यज्ञ जप, ठीक है ना। तो जैसा ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं आती हैं, अगर आप ध्यान पे का सहारा लेते हो तो आप बहुत जल्दी अपने आप को कहीं ना कहीं, ठीक है, एक डिप्रेशन, चिंता, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं आप ऊपर कर लेते हो। जैसा कि आपको पता है विशाल जी कि पेड़ों के समूह को वन कहते हैं, पेड़ों के समूह को वन कहते हैं, और विचारों के समूह को मन कहते हैं। मन क्या है जी? विचारों के समूह को मन कहते हैं। जब बहुत सारे विचार होते हैं तो उसी को मन कहा जाता है। तो इस मन को बैलेंस रखने के लिए सबसे आसान तरीका सिर्फ मेडिटेशन है जी। मेडिटेशन सिर्फ ध्यान है।